लोग आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो बीएनएसएस का डेफिनेशन क्लास चल रहा था, जिसमें मैंने परिवाद तक पढ़ा दिया था, कंप्लेंट तक मैंने पढ़ा दिया था, यानी कि पुराने वाले में 221H तक मैंने कंप्लीट कर दिया था और सीआरपीसी में 2D तक कंप्लीट मैंने परिवाद कर दिया था। अब इलेक्ट्रॉनिक संसूचना ये आपके नए बीएनएसएस में जो नया क्रिमिनल लॉ आया है उसमें जोड़ा गया है, ये नया जोड़ा गया, तो इसे याद कर लेना। हो सकता है नया डिफिनीशन नए एग्ज़ामों में ज़्यादा पूछे, तो जो चीज़ें नई डिफिनीशन है उसको बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे से पढ़ना कि हो सकता है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। तो आइए हम पहले हम बेयर एक्ट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैंने इसे तोड़ के लिखा वो मैं समझा दूंगा कैसे लिखा हूँ, ठीक है। तो क्या कहता है बेयर एक्ट, जो लोग रखे हैं उसे बेयर एक्ट देख के पढ़ते रहें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, इसको इंग्लिश में याद कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति मतलब डिवाइस से, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंतर्गत टेलीफोन जानते हो क्या होता है, मोबाइल फ़ोन जानते हो क्या होता है, या अन्य बेतार दूर संचार मतलब जो बिना तार के होता है, जैसे मोबाइल फ़ोन हुआ या वायरलेस हुआ या ये सब हुआ, वाकी टाकी हुआ, ये सब क्या वायरलेस है, ठीक है। युक्त यानी कि डिवाइस, या कंप्यूटर भी आता है। शब्ददृश्य प्लेयर मतलब क्या होता है, जो मतलब दिखाई देता हो, ठीक है। ऐसा प्लेयर, ऐसा कोई गेम या कोई चीज़ हो गई जो दिखाई देती है, या कैमरा या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जो केंद्र, और ऐसा भी इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया गया। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसे इलेक्ट्रॉनिक संसूचना किसने, केंद्र सरकार ने माना हो, वो भी इलेक्ट्रॉनिक संसूचना मानी जाएगी। द्वारा किसी लिखित, मौखिक या सचित्र सूचना, मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोई चीज़ लिखा गया हो, इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोई मौखिक चीज़ कही गई हो, ठीक है, या सचित्र कोई वीडियो किया गया हो। सचित्र मतलब कोई चित्र दिखाया गया हो, कोई जैसे किसी की फोटो, किसी की पिक हो गई, किसी का कुछ हो गया तो वो सचित्र सूचना हो गई। वीडियो हो गया, वीडियो आप लोग जानते हैं कि अंतर्वस्तु की संसूचना अभिप्रेत है, जिसे चाहे किसी एक व्यक्ति से या अन्य व्यक्ति से, जिसे चाहे एक व्यक्ति से या अन्य व्यक्ति को, या एक व्यक्ति से किसी अन्य युक्ति को, या किसी व्यक्ति से किसी युक्ति को, या किसी युक्ति से किसी व्यक्ति को प्रेषित या आंतरित किया जाता है। तो अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, देखो मैंने कैसे इसे बनाया, तोड़ के मैंने इसे कर दिया। ऐसा कम्युनिकेशन, ऐसी संसूचना जिसके अंतर्गत क्या आती है, लिखित संसूचना आती है, मौखिक संसूचना आती है, पिक्टोरियल संसूचना इंफॉर्मेशन, सचित्र सूचना भी आती है, वीडियो कॉन्टेक्ट या वीडियो अंतर्वस्तु भी आती। तो क्या क्या चीज आता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, लिखित संसूचना, लिखित कम्युनिकेशन, मौखिक भी आती है, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन सचित्र सूचना भी आती है, वीडियो कंटेंट मतलब वीडियो अंतर्वस्तु भी इसके अंतर्गत आती है। इन सभी जो ये सभी संसूचनाएं हैं, जो ये 4 प्रकार की संसूचनाएं हैं, इनको क्या करता है, इनको ट्रांसमिटेड करता है, इनको या तो भेजता है या ट्रांसफर करता है, या किसी को फाइल ट्रांसमिट मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजता है या ट्रांसफर कर देता है, या किसी सीडी में रख के किसी को दे देता है या ट्रांसफर कर देता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा किया जाता है। जो ये ट्रांसमिटेड है और ये जो ट्रांसफर्ड है, ये सब कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से किया जाता है। अब देखो ट्रांसफर और ट्रांसमिटेड कैसे होता है, ये देखो ट्रांसमिटेड प्रेषित और अंतरित कैसे किया जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किया जाता है, मतलब वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब क्या किया जाता है, एक पर्सन है से दूसरे पर्सन को प्रेषित या ट्रांसफर किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को किया जा सकता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का क्या, प्रेषित ट्रांसफर्ड माना जाएगा। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को भेजना भी क्या माना जाएगा, ट्रांसफर करना या ट्रांसमिटेड करना माना जाएगा। फिर क्या कहता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को, दूसरे व्यक्ति को, मतलब मैं डिवाइस से किसी दूसरे व्यक्ति को दिखा रहा हूं या दे रहा हूं, ठीक है, या एक व्यक्ति को द्वारा दूसरे डिवाइस को दिया जाता है, एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे डिवाइस को भेजा जाता है, तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, ट्रांसफर और ट्रांसमिटेड के अंतर्गत। तो व्यक्ति पर्सन टू पर्सन आ जाएगा, पर्सन टू डिवाइस आ जाएगा, ठीक है, पर्सन टू डिवाइस आ जाएगा, डिवाइस टू डिवाइस आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें इसमें पढ़ लेना। फिर आगे आ जाओ, फिर क्या कहता है,
कहता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, टेलीफोन आते हैं, मोबाइल फोन आते हैं, अदर वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस और कंप्यूटर और ऑडियो वीडियो प्लेयर और कैमरा, ये सब किसके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। और कोई अन्य डिवाइस भी हो सकता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करके उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस घोषित किया हो। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आ जाओ, हाई कोर्ट पूछता है, तो हाई कोर्ट ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि सारी डिफिनेशन क्लास अगर मैं डिटेल में बताऊंगा तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं अच्छा होगा। तो मैं इसमें केवल क्या पूछ सकता आपसे कि हाई कोर्ट कहां दिया गया, 21J में। हाई कोर्ट को कहां डिफाइन किया गया, 21J में डिफाइन किया गया, ठीक है, 21J में डिफाइन किया गया। और पुराने में 2E में, पुराने में कहां पे डिफाइन किया गया था, 2E में। ज्यादा यही इतना इसमें पूछ सकता है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट अब इंक्वायरी आ गया। इंक्वायरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, ये इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। अगर इंक्वायरी से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब देखो, इंक्वायरी पहले पढ़ लो किसे कहते हैं। इंक्वायरी क्या कहता है, इंक्वायरी से विचारण से भिन्न, यानी कि ट्रायल से भिन्न। क्या कहता है, ट्रायल नहीं होगा। ट्रायल से क्या कहता है, ट्रायल से भिन्न कहता है। जो ट्रायल होगा, ट्रायल नहीं होगा इंक्वायरी, ट्रायल से भिन्न कोई चीजें, ठीक है। भिन्न प्रत्येक जांच अभिप्रेत है जो इस संहिता के अधीन किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा किया जाए। तो ये सिंपल सी परिभाषा। तो इसमें क्या, सबसे पहले इंक्वायरी और जांच मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा किया जाता, ये जानो। जांच किसे कहेंगे सॉरी, मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा जो किया जाएगा उसे ही क्या कहेंगे, हम जांच कहेंगे। किसके, मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जांच कहते हैं। और ये क्या होता है, विचारण से पूर्व, ट्रायल से पूर्व जो भी न्यायिक कार्रवाइयां की जाती हैं, विचारण से पूर्व जो भी न्यायिक कार्रवाई की जाएगी, विचारण से जो पूर्व जांच के लिए जो भी, ट्रायल से पूर्व जो भी न्यायिक की ट्रायल का आदेश देना हो तो उससे पूर्व जो भी कार्रवाइयां की जाएंगी वो न्यायिक कार्रवाई जुडिशियल प्रोसीडिंग कराएगी। आरोप के विरचन से जांच प्रारंभ होता है। मतलब जैसे ही चार्ज फ्रेम कर दिया गया, जांच क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। जांच में शपथ दिलाई जाती है, ये भी याद रख लेना, जांच में क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। और इससे क्या होता है, तथ्य की वास्तविकता का पता लगाया जाता है। इससे क्या किया जाता है, तथ्य की वास्तविकता का पता लगाया जाता है। किसकी, तथ्य की वास्तविकता का पता लगाया जाता है। देखो, तो जांच में क्या क्या चीज पकड़ोगे, मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। सबसे पहले दिमाग क्या, मजिस्ट्रेट और न्यायालय द्वारा किया जाता है, ये ट्रायल से भिन्न होता है। जांच के अंतर्गत ट्रायल नहीं आता, ये हमेशा याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, क्या ट्रायल जांच के अंतर्गत आता है, तो हमेशा याद कर लेना ट्रायल जांच के अंतर्गत नहीं आता, अन्वेषण जांच के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। ठीक है। और जांच कब शुरू होती है, जब क्या बोलते हैं, आरोप का चार्ज फ्रेम कर दिया जाता है। चार्ज फ्रेम होने से ही आरोप का क्या होता है, प्रारंभ होता है, ठीक है। और जांच में क्या है, शपथ दिलाई जाती है, तथ्य की वास्तविकता का पता लगाया जाता है। अब जैसे एग्जांपल में 125 के तहत आदेश देने से पहले मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मेंटेनेंस का जो आदेश देता है मजिस्ट्रेट 125 के तहत, तो 125 के तहत आदेश देने से पहले मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जांच करेगा, ठीक है। 107 वाला जो ऑर्डर पास करता है, 108 में जो पास करता है, 109 में पास करता है, 110 में, ये सब क्या, ये सब न्यायिक जुडिशियल प्रोसीडिंग है। 125, 107, 108, 109, 110, ये सब क्या है, जुडिशियल प्रोसीडिंग है, न्यायिक कार्रवाइयां हैं, ये सब न्यायिक कार्रवाइयां, अतः इसे जांच कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, जांच कहेंगे। अब एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, क्या अपराध का संज्ञान लेना क्या न्यायिक कार्रवाई है, अपराध का संज्ञान लेना न्यायिक कार्रवाई या जुडिशियल प्रोसीडिंग है, अतः इसे जांच कहेंगे। तो जितनी न्यायिक प्रोसीडिंग ये हैं, ट्रायल को छोड़ के सबको क्या कहेंगे, इंक्वायरी कहेंगे, ठीक है। 209 के तहत जो सेक्शन सीआरपीसी का पुराना सेक्शन है, 209 के तहत जो मामला सुपुर्द किया जाता है वो भी क्या, जांच कहलाएगा। उन्मोचन, डिस्चार्ज करना भी जांच कहलाएगा। पूछ लेता, डिस्चार्ज करना जांच कहलाएगा, हाँ, डिस्चार्ज करना भी जांच कहलाएगा। तो आई होप आप लोगों को जांच समझ में आ गई हो। इंक्वायरी का सेक्शन याद खूब पूछता है, 21K में दिया गया, ये याद कर लेना, 21K में दिया गया, पुराने में कितने, 2G में दिया गया था, पुराने में 2G में दिया गया था। अब नेक्स्ट आ जाओ, अब आ जाओ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको अच्छे से पढ़ लेना। इन्वेस्टिगेशन क्या, ये जब मैं एफआईआर पढ़ाऊंगा तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन और डिटेल कर दूंगा। यहाँ मेरा तो कंसाइज फॉर्म है क्योंकि मुझे डिफिनीशन क्लास कवर करनी है, ठीक है। तो अब आ जाओ, क्या कहता है 21L में सबसे पहले क्या पढ़ोगे, सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि 21L में इन्वेस्टिगेशन कहाँ, 21L में इन्वेस्टिगेशन 21L में दिया गया है, जिसे क्या कहते हैं, अन्वेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अन्वेषण कहते हैं। और ये पहले पुरानी वाली सीआरपीसी में कहाँ दिया गया था, 2H में दिया गया था, 2H में। अब कहां दिया गया, 21L में इन्वेस्टिगेशन। तो I को L बना लो, ऐसे याद कर लेना, कुछ भी तरीके से इसे याद कर लेना। तो I L की तरह लगता है, तो 21L में अन्वेषण दिया गया। तो अब अन्वेषण पढ़ लेते हैं, किसे क्या कहते हैं। अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्रवाइयां, वे सब प्रोसीडिंग, मतलब इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत वे सभी कार्रवाइयां प्रोसीडिंग आती हैं जो इस कोड के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा, मतलब कोई पुलिस अधिकारी भी करता है या कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या, जिसे मजिस्ट्रेट ने प्राधिकृत किया हो। किस लिए प्राधिकृत किया हो, साक्ष्य एकत्र करने के लिए। कोई ऐसा पुलिस अधिकारी या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे न्यायालय ने प्राधिकृत किया हो, क्या करने के लिए, साक्ष्य एकत्रित करने के लिए। वे सब का, और वे जब इसके अंतर्गत जो कार्रवाइयां करते हैं साक्ष्य एकत्रित करने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं, हम अन्वेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अन्वेषण कहते हैं। तो आओ अब इसको हम तोड़ के पढ़ लेते हैं, कंसाइज फॉर्म में क्या होगा। वे सब कार्रवाइयां जो पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है या मजिस्ट्रेट के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाता है, प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा, ये दोनों क्या करते हैं, जो साक्ष्य एकत्र करने के लिए किया जाए। जो क्या, इन दोनों की नियुक्ति किस लिए किया जाता है, साक्ष्य एकत्र करने के लिए। तो साक्ष्य एकत्र करने के लिए जो ये कार्रवाइयां करते हैं, जो ये प्रोसीडिंग करते हैं, क्या करते हैं, जो ये प्रोसीडिंग करते हैं, ये जो कार्रवाइयां करते हैं, ठीक है, प्रोसीडिंग्स करते हैं, इन्हीं प्रोसीडिंग्स को इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। साक्ष्य एकत्र करने के लिए जो भी कार्रवाइयां करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। याद आ गया। देखो इसको इस तरह याद कर लो, वे सभी कार्रवाइयां जो क्या बोलते हैं, साक्ष्य एकत्र करने के लिए किया जाता। और ये कैसे, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है या किसी न्यायालय द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाता है साक्ष्य एकत्र करने के लिए। तो वे सब क्या चीज कहलाती हैं, वे इन्वेस्टिगेशन कहलाती हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक स्पष्टीकरण जोड़ा है जो पहले पुराने वाले एक्ट में नहीं था। इसमें एक चीज और पढ़ लेना, एक केस पूछता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जाहिरा हबीबुल्ला शेख बनाम गुजरात राज्य। ये केस खूब पूछता है, ये पीटी में खूब पूछा केस है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने यहां इसे डाल दिया। त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित है, मतलब गलत तरीके से अन्वेषण कर दिया गया, उससे ये केस। पूरा डिटेल यहां नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल जब मैं इन्वेस्टिगेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो यहां पे बस केवल इतना याद कर लेना, त्रुटिपूर्ण इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है, गलत इन्वेस्टिगेशन से संबंधित बात कौन सा है, जाहिरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस गुजरात राज्य। अब आ जाओ स्पष्टीकरण क्या कहता है। स्पष्टीकरण बड़े ध्यान से देख लेना क्योंकि ये नया जुड़ा, तो हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें नई जुड़ी हैं तो मैं हर जगह उसके आगे न्यू लिख दिया हूं। तो ये नया क्या जोड़ा है स्पष्टीकरण, अगर किसी विशेष अधिनियम के उपबंध या इस संहिता के उपबंध से असंगत है तो विशेष अधिनियम के उपबंध लागू होंगे। मान लो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर यहां भी दिया गया है और किसी अन्य विधि में दिया गया, और दोनों क्या एक दूसरे से असंगत होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो क्या करोगे, कौन सा लागू होगा, विशेष अधिनियम लागू होंगे, विशेष अधिनियम के उपबंध लागू होंगे। कैसे, विशेष अधिनियम। मान लो जैसे SC/ST एक्ट में इन्वेस्टिगेशन का अलग प्रोसेस दिया गया है और तुम्हारे CRPC में अलग दिया गया, तो कौन सा प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन का अपनाओगे, जो SC/ST एक्ट में दिया गया वो प्रोसीजर अपनाओगे। तो ये स्पष्टीकरण बताता है, ये पहले नहीं जुड़ा था, ठीक है। अब आप नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है 21M में, तो ये न्यायिक कार्रवाइयां, 21M में क्या आता है, न्यायिक कार्रवाइयां। क्या आता है, न्यायिक कार्रवाइयां, जुडिशियल प्रोसीडिंग। क्या आता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग आता है, न्यायिक कार्रवाइयां। ये CRPC में 2I में, जुडिशियल प्रोसीडिंग 2I में दिया गया था। अब किस में दिया गया, 21M में। जुडिशियल प्रोसीडिंग किस में दिया गया, 21M में। पहले कहां दिया गया था, CRPC की धारा 2I में दिया गया था। L में क्या दिया गया, इन्वेस्टिगेशन दिया गया। ऐसे ही 21L में क्या दिया, 21L याद करना, 2L मत मार के आ जाना, 21L हो सकता है एग्जाम में ऐसे फंसा दे। तो अब देखो न्यायिक कार्रवाइयां के अंतर्गत
के अंतर्गत कोई ऐसी कार्रवाइयां आती हैं जिसके अनुक्रम कोर्स में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है, ये लिया जाता है या लिया जा सकेगा। तो न्यायिक कार्रवाइयां क्या होती हैं? ऐसा कोर्स, ऐसा अनुक्रम जिसमें साक्ष्य वैध रूप से प्राप्त होता है, मतलब वैध रूप से लिया जाता है। न्यायालय के सामने आप जाते हो और न्यायालय के सामने 164 का जैसे बयान हो गया, तो ये क्या जुडिशियल का प्रोसीडिंग हो गई। न्यायालय के सामने 164 का बयान दर्ज करते हो तो क्या जुडिशियल प्रोसीडिंग हो गई। और शपथ पे आप बयान देते हो तो ये भी क्या हो जाएगा? जुडिशियल प्रोसीडिंग हो जाएगा। तो क्या याद करोगे? ऐसी कार्रवाइयां जिसके अंतर्गत साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। तो क्या होता है? ऐसी कार्रवाइयां, देखो पढ़ो क्या कहता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंतर्गत कोई ऐसी प्रोसीडिंग आती है, कोई ऐसी कार्रवाई आती है जिसके कोर्स में, जिसके अनुक्रम में, कोर्स मतलब अनुक्रम में क्या किया जाता है? साक्ष्य वैध रूप से किस पे? शपथ पे लिया जाता है। तो ऐसा कोई काम न्यायालय में ऐसा कोई काम हो रहा है कार्रवाई के अंतर्गत जिसमें साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकेगा, तो ऐसी सभी कार्रवाइयां जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाएगी। तो ये याद कर लो कि साक्ष्य जो वैध रूप से लिया जाता है और वो शपथ पर लिया जाता है या शपथ पर लिया जा सकता है, तो ऐसी सारी कार्रवाइयां क्या कहलाती हैं? जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाती हैं। अब आ जाओ 2(1)(m) हो गया। अब आओ नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 7 देख लो। 7 क्या कहता है? सेवन में क्या क्या बताया गया? स्थानीय अधिकारिता, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछता, थोड़ा सा है जो पूछता वो मैंने बता दिया। 2(1)(n) में जुडिशियल लोकल जुरिडिक्शन कहां दिया गया? 2(1)(n) में दिया गया। और पहले कहां दिया गया था? सीआरपीसी में 2J में। लोकल जुरिडिक्शन कहां दिया गया था? 2J में। अब कहां दे दिया गया? 2(1)(n) में दे दिया गया। तो लोकल जुरिडिक्शन को क्या कहते हैं? स्थानीय अधिकारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानीय अधिकारिता कहते हैं। ऐसा स्थानीय क्षेत्र जिसमें न्यायालय या मजिस्ट्रेट अपने शक्तियों का प्रयोग करता। बस इतना याद कर लेना। ऐसा स्थानीय क्षेत्र जिसमें न्यायालय या मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग करता। तो ज्यादा ये पूछता नहीं, ज्यादा क्या पूछेगा? सेक्शन पूछ सकता है इसमें। अब आ जाओ नेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये खूब इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से पढ़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या 2(1)(o) में क्या बताया गया? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बताया गया। 2(1)(o) में क्या बताया गया? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बताया गया, जिसे असंज्ञेय अपराध कहते हैं। क्या कहते हैं? असंज्ञेय अपराध कहते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस 2L में, सीआरपीसी 2L में, किसमें? सीआरपीसी 2L में बताया गया। तो 2(1)(o) में क्या बताया गया? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध। और 2L में क्या बताया गया है? सीआरपीसी में बताया गया था असंज्ञेय अपराध को। 2L में भी असंज्ञेय अपराध को बताया गया था। तो आओ असंज्ञेय अपराध पढ़ लेते हैं क्या होता है। असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है। बेयर एक्ट देखना ध्यान से, मैं सारी चीजें यहाँ पे नहीं ला सकता, तो बेयर एक्ट जो लोग पढ़ रहे हैं, बेयर एक्ट तो अपने साथ रख के पढ़ो कम से कम। तो बेयर एक्ट में देखो क्या कहता है, कहता असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है, मतलब संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध का ऐसा मतलब है जिसके लिए, और असंज्ञेय मामला से ऐसा मामला। तो इसमें क्या असंज्ञेय अपराध और संज्ञेय मामला दोनों आता है। तो असंज्ञेय अपराध से और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का क्या होता है? प्राधिकार नहीं होता है। असंज्ञेय अपराध और संज्ञेय मामले में पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं होता। ये दिमाग में बैठा लेना। सबसे बड़ी बात असंज्ञेय नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या है? पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता। इसके कुछ अपवाद भी हैं, वो अपवाद मैं बाद में आप लोगों को जब वो सेक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं बहुत डिटेल करूंगा तो बहुत बड़े लेक्चर हो जाते हैं, तो लोगों को फिर प्रॉब्लम होने लगती कि सर इतना बड़ा क्यों बता देते हैं, ठीक है। तो आओ देखते हैं क्या है। जैसे अगर इसका अपवाद मैं एक बता भी दे रहा हूं, तुम इसी का बीएनएसएस का शायद सेक्शन नंबर 39 है, चेक कर लेना।
सेक्शन नंबर 39 है, जिसमें नाम, निवास या पता नहीं बताते हो तो आपने कोई भी पुलिस अधिकारी को नहीं बताता तो पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार कर सकता है। ये शायद 42 में दिया गया था पुराने वाले सीआरपीसी में। तो ये देख लेना, ये इसका अपवाद है कि असंज्ञेय मामले में भी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ये उसका क्या हो गया, एक अपवाद हो गया। अब देखो क्या कहता है, असंज्ञेय अपराध एवं असंज्ञेय मामला दोनों परिभाषित किया गया। तो सबसे पहली बात 210 में असंज्ञेय अपराध और असंज्ञेय मामला दोनों। असंज्ञेय अपराध मतलब हुआ एक अपराध, और असंज्ञेय मामला मतलब कई असंज्ञेय मामले मिलाकर, कई असंज्ञेय अपराध को मिलाकर एक मामला बनता है। वो सभी मामले मिलाकर अगर वो असंज्ञेय दिखते हैं तो असंज्ञेय मामला कहलाता है। अब देखो क्या कहता है, ऐसा अपराध या मामले जिनमें पुलिस अधिकारी किसी को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता है। यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। पुलिस क्या कर सकता है, बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। 50 बार बता रहा हूं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। असंज्ञेय का शाब्दिक अर्थ मतलब सामान्य क्या, साधारण अपराध। ऐसे अपराध में केवल व्यक्ति या पीड़ित प्रभावित होता, पूरा समाज नहीं, ये याद कर लेना। असंज्ञेय मतलब क्या होता, असंज्ञेय अपराध, असंज्ञेय का शाब्दिक अर्थ होता साधारण अपराध या ऐसे अपराध जो केवल व्यक्ति या पीड़ित को प्रभावित करते हैं, पूरे समाज को प्रभावित नहीं करते, उन्हें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्या कहता है इसी में, देखो ऐसे अपराधों की सूचना पुलिस अधिकारी को धारा 154, ठीक है, बीएनएसएस की, ठीक है, 174 बीएनएसएस की 174 जिसको एनसीआर कहते हैं, और धारा 155 सीआरपीसी के तहत दी जाती है, जिसे एनसीआर या संज्ञेय मामलों की इत्तला कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तो ऐसे मामले जिनकी सूचना धारा 155 पुरानी सीआरपीसी, नई सीआरपीसी 174 के तहत दी जाती है, ऐसे मामलों की सूचना, तो इसे क्या कहते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। नेक्स्ट आ जाओ 21P में क्या है, नोटिफिकेशन है। 21P में क्या है, नोटिफिकेशन, अधिसूचना है। 21P में क्या, अधिसूचना दी गई है जो 2M के साथ पढ़ी जाती है। किसके साथ पढ़ी जाती है, 2M के साथ पढ़ी जाती है। अब आ जाओ नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन में ज्यादा नहीं पढ़ना, राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है। तो नोटिफिकेशन ज्यादा सेक्शन पूछ सकता है। 21P में नोटिफिकेशन जिसे अधिसूचना कहते हैं, रेड विथ 2M में, वहां पुराने वाले में कहा दिया गया था, 2M में दिया गया था। अब आ जाओ आप नेक्स्ट आ जाओ अपराध। अब ये इंपॉर्टेंट है, अपराध खूब पूछता है, तो अब अपराध देख लो। तो पहले ये याद कर लो, 21Q में क्या दिया गया है, अपराध दिया गया, ऑफेंस दिया गया। अपराध 21Q में क्या दिया गया, अपराध। इसे सीआरपीसी के 2N में, किसमें, 2N में डिफाइन किया गया। तो अब अपराध से निम्नलिखित अभिप्रेत है। अपराध से क्या अभिप्रेत है, निम्नलिखित अभिप्रेत है। पहले इसकी डिफिनीशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो ये क्या कह रहा है, देखो बेयर एक्ट खोल लो, देखा करो, पढ़ा करो ध्यान से। अपराध से कोई ऐसा कार्य लोप, तो अपराध के अंतर्गत क्या आता, कार्य और लोप आते हैं। ये इंपॉर्टेंट, क्या पकड़े, 2 पॉइंट। अपराध के अंतर्गत क्या आता है, कार्य आता है, और क्या आता है, लोप आता है। ये पकड़े, ठीक है। एक एक लाइन से मतलब निकाला करो क्या। तो अपराध से क्या मतलब, कोई कार्य या लोप। फिर आगे पढ़ो, जो तस्मय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय हो। तस्मय प्रवृत्त विधि द्वारा मतलब वर्तमान समय में जो विधियां लागू हों उनके द्वारा उसे क्या किया गया, दंडनीय। उस कार्य और लोप को जो प्रेजेंट टाइम में विधियां प्रचलित हैं उनके तहत उसे क्या, दंडनीय बनाया गया हो। और इसके अंतर्गत कोई ऐसा एक्ट भी है जिसके संबंध में, इसके अंतर्गत कौन सा, कोई ऐसा एक्ट आता, कोई ऐसा कार्य जिसे पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन कोई परिवाद किया जा सकेगा। तो ये क्या कहता है, देखो अपराध में क्या क्या चीज बताएं, तस्मय प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत उसे दंडनीय घोषित किया गया। और ये बताओ, ये दिमाग में रखो, तस्मय प्रवृत्त विधियों के अंतर्गत उसे दंडनीय घोषित किया गया हो। तस्मय प्रवृत्त विधियों का मतलब वर्तमान समय में जो विधियां प्रचलित हैं उनके तहत उन्हें दंडनीय घोषित किया गया, या पशु अत्याचार अधिनियम के तहत धारा 20 में उस मामले के लिए हम परिवाद ला सकते हैं, उसको भी अपराध माना गया है। बस इतनी चीज समझ जाना, ठीक है।
है। अब आ जाओ, मैं इसका डिटेल तोड़ देता हूं। तो कोई ऐसा कार्य या लोप जो तस्मय प्रवृत्त विधि वर्तमान समय में लागू विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया हो, वर्तमान समय में लागू विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया हो, ऐसा कोई कार्य जिसके लिए पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के तहत परिवाद किया जा सकता है। तो ये भी अपराध, दो चीज इसमें निकल के आ गई। तस्मय प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आ सकती है? बीएनएसएस आ जाता है, भारतीय न्याय संहिता आ सकता है, विशेष विधि आ सकता है, या स्थानीय विधियां भी आ सकती है। ठीक है, तो ये आई होप आप लोगों को ऑफेंस आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आसानी से समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके बता देना। इसी तरह मैं आगे की वीडियो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊंगा। ठीक है, थोड़ा मुझे आइडिया मिल जाएगा, अगर कमेंट कर दोगे, बता दोगे, तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि इस तरह आप लोगों को समझ में आ रहा, नहीं तो इसमें कुछ चेंजिंग भी कर दूंगा। अब आ जाओ 21R में, सॉरी, देखो जो जो चीज जरूरी नहीं तो उसे मैंने पढ़ाया नहीं, जो जरूरी है, जो याद करने लायक है, उसे मैंने पढ़ा दिया। बल्कि एक ही दो सेक्शन मैंने नहीं पढ़ाया, वो आप लोग अपना बैराक से पढ़ लेना, उसमें ज्यादा कुछ पढ़ने वाला है नहीं। 21R में ऑफिसर इंचार्ज पूछता है, ज्यादा एग्जाम में ऑफिसर इंचार्ज का सेक्शन पूछ लेगा। तो 21R में दिया गया पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी कहते हैं इसे, और सीआरपीसी की धारा 2 सेक्शन 2O में दिया। किसमें दिया है? 2O में दिया, सेक्शन 2O में दिया गया। अब आ जाओ सेक्शन 21S में क्या प्लेस दिया, इसमें भी कुछ नहीं पूछता है, ज्यादा पूछ लेगा तो प्लेस में क्या क्या आता है? हाउस आता है, बिल्डिंग आता है, टेंट आता है, व्हीकल आती है, वेजल्स आते हैं। ठीक है, व्हीकल्स आते हैं, विजय यानी कि यान और जलयान आते हैं। ठीक है, व्हीकल मतलब यान और वेसल मतलब जलयान। तो इसमें क्या? हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल और विसल मतलब जलयान। तो 21S में क्या होता है? प्लेस, और इसको सीआरपीसी में 2P में ज्यादा ये कोरिलेट करके सीआरपीसी से पूछ सकता है कि वहां पे कहां दिया गया था, या नए वाले बीएनएसएस में स्थान को कहां दिया गया। तो 21S में स्थान को परिभाषित किया गया है। सॉरी। अब आ जाओ, क्या पढ़ोगे? पुलिस रिपोर्ट। क्या पढ़ना है? पुलिस रिपोर्ट किसे कहते हैं? अब क्या पढ़ना है? पुलिस रिपोर्ट किसे कहते हैं? तो 21T में पुलिस रिपोर्ट कहां परिभाषित किया गया था? 21T में। और सीआरपीसी में कहां परिभाषित किया गया था? 2R में। पुलिस रिपोर्ट 21T में प्रेजेंट टाइम में है, और पास्ट में जो पास्ट का ला था वो वहां कहां था? 2R में था। अब आ जाओ पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट से कोई पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 193 का सब क्लास 3, तो वो पुरानी वाली सीआरपीसी में कौन सा था? बियर एक्ट उठा के देखो, 173 का क्लास 2 था शायद, देखना मैं गलत नहीं होऊंगा तो उसमें देख लेना, शायद 2 ही था ना, 2 ही रहा होगा, वेट करना 2 मिनट, देख लेता हूँ। 2 ही था यार जहां तक। ठीक है, 172 था, 173 का क्लास 2 था। ठीक है, तो अब इसमें क्या पढ़ोगे? तो फिर से पढ़ा देता हूं इसे। पुलिस रिपोर्ट से किसी पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 193 की उपधारा 3 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है। किसको? मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है। तो अब देखो, इसमें पहले याद करो पुलिस रिपोर्ट कहां दी गई थी? 21T में, नए में दी गई है, पुरानी में 2R में। ये खूब पूछता है, इस वजह से इसे रटा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये खूब पूछता है। ठीक है, 2R में दी गई थी। तो अब आओ, पुलिस रिपोर्ट किसी पुलिस अधिकारी द्वारा 193 के क्लास 3 बीएनएसएस, क्लास 2 मत कर देना, 193 का क्लास 3 और 173 के क्लास 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है। पुलिस रिपोर्ट 2 प्रकार की होती है, जिसमें साक्ष्य का पर्याप्त होना और साक्ष्य का अपर्याप्त होना। 2 प्रकार, या तो पुलिस रिपोर्ट लगा देगी, ठीक है, कि साक्ष्य पर्याप्त है, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट लगा देगी, या कह दे कि साक्ष्य है। ये भी तो कह सकती है कि हाँ साक्ष्य है, साक्ष्य नहीं है तो फाइनल रिपोर्ट लगा देती है, साक्ष्य नहीं है तो कौन सा रिपोर्ट? फाइनल रिपोर्ट लगा देती है।
ठीक है, FR बोलते हैं इसे। ये मैं डिटेल में आगे आप लोगों को जब 172(3) पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं बता दूंगा। FR क्लोजर रिपोर्ट ये सब कहते हैं इसे। अब आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ 21U। 21U में क्या है? पुलिस स्टेशन। 21U में क्या दिया गया है? पुलिस स्टेशन। तो इसका केवल सेक्शन याद कर लें, ज्यादा कुछ नहीं पूछता। 2S में पुलिस स्टेशन पुराने में दिया गया था। अब आ जाओ 21V पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक, खूब पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2U में पहले दिया गया था, अब 2V में दिया गया। तो 2V में क्या दिया गया है? पढ़ लो बैरक से। लोक अभियोजक से धारा 18 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देश के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी है। अब देखो, लोक अभियोजक से धारा 18 और सीआरपीसी के धारा 24 के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है। मतलब इसमें जो दिया गया धारा 18 के अधीन, तो जो पुरानी सीआरपीसी थी धारा 24 के अधीन नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाता है। ये याद कर लेना, धारा 18 नए में, पुराने में धारा 24 के अधीन नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाता है। और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है। 18 के तहत जो व्यक्ति नियुक्त किया गया उसके अधीन जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसके निर्देशों डायरेक्शन में उसके जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसको भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। अब आ जाओ, धारा 18 के तहत लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए कम से कम 7 वर्ष के अधिवक्ता का अनुभव होना चाहिए और विशेष लोक अभियोजक के लिए 10 साल का, ये पूछा था वहां राजस्थान में, तो ये याद कर लेना, कितने 10 साल का अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें केवल कुछ नहीं पूछता, सब डिवीजन पूछता। 21W सब डिवीजन उपखंड और सीआरपीसी की 2V में बताया गया था। बस इतना याद करें, जिले का कोई उपखंड अभिप्रेत है। नेक्स्ट आ जाओ, 2 सेक्शन 2-3 और बचे होंगे। हाँ, सम्मन मामला। देखो ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट, खूब पूछता है। सम्मन 21X में क्या दिया गया है? सम्मन मामला। 21X में क्या दिया गया? सम्मन मामला। क्या दिया गया? सम्मन मामला दिया गया। 21X में क्या दिया गया? सम्मन मामला। 2W सीआरपीसी में पहले ये सम्मन मामला दिया गया था, तो 21X में क्या दिया गया? सम्मन केसेस या सम्मन मामला दिया गया। ये याद कर लेना, 2W में पहले दिया गया। तो अब इसको पढ़ लो, सम्मन से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है। सिंपल सी डिफिनेशन है, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं। जो वारंट मामला नहीं है वो सभी मामले सम्मन मामले कहलाते हैं। ऐसे मामला ऐसे अपराध से संबंधित हो जो मामला वारंट मामला ना हो उसे सम्मन मामला कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद कर लेना, इसमें और कुछ नहीं। बाकी अभी वारंट वाला थोड़ा बड़ा, उसे मैं डिटेल करके बता दूंगा। इसमें और कुछ नहीं पढ़ना, केवल डिफिनीशन में इतना याद कर लेना कि ऐसा मामला हो जो ऐसे अपराध से संबंधित हो जो वारंट मामला ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे सम्मन मामला कहेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्या है? 2Y विक्टिम, पीड़ित। ये खूब पूछता है पुराने में, क्योंकि 2WA में दिया गया था, ये खूब पूछता है। 21Y विक्टिम खूब पूछा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा। 21Y में क्या दिया गया? विक्टिम दिया गया। 21Y में क्या दिया गया? विक्टिम दिया गया। क्या दिया गया? विक्टिम दिया गया है। तो इसका क्या मतलब होता है? पीड़ित। विक्टिम का क्या मतलब होता है? पीड़ित। पीड़ित को क्या कहेंगे? अब देखो, पीड़ित पहले डिफिनीशन पढ़ लो। पीड़ित में ऐसा व्यक्ति आता है, कैसा व्यक्ति आता है? जिसे अभियुक्त के कार्य या लोभ के कारण हानि या क्षति हुई हो। तो पीड़ित के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो ने अभियुक्त ने जो कार्य या लोभ किया है उसके कारण उसे हानि या क्षति हुई हो। और इसके अंतर्गत ऐसे पीड़ित का, जो उसके पीड़ित का क्या होता है? गार्जियन होता या लीगल हेयर होता, लीगल वारिस होता, गार्जियन होता है या संरक्षक या लीगल वारिस होता, वो भी पीड़ित के अंतर्गत पीड़ित के अंतर्गत आएंगे। तो अब देखो, ऐसा व्यक्ति जिसे कार्य या लोभ के कारण कोई हानि या क्षति हुई हो, और ये कार्य कौन ने किया? अभियुक्त ने किया है।
किसने किया है? अभियुक्त ने, जिसके ऊपर क्या आरोप लगाया गया है, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया। और पीड़ित के अंतर्गत संरक्षक और विधिक वारिस आता है। ये इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है एग्जाम में, नोट कर लेना। विधिक संरक्षक और वारिस दोनों आते हैं। विधिक वारिस और संरक्षक दोनों इसके अंतर्गत आते हैं, पीड़ित के अंतर्गत। तो पीड़ित का मतलब क्या हुआ? ऐसा व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति से ऐसा व्यक्ति मतलब है जिसे अभियुक्त के कार्य या लोप के कारण कोई हानि या क्षति हुई कारित हुई हो, और इसके अंतर्गत विधिक संरक्षक और विधिक वारिस आते हैं। ये पीड़ित की परिभाषा हो गई। नेक्स्ट आ जाओ, अब आ जाओ ये वारंट मामला, ये इंपॉर्टेंट है। इसको देखो मैं दो सॉरी 21Z में क्या था? वारंट केसेस, वारंट मामला। तो पहले कहां दिया गया था? 2X में दिया गया था, 2X में दिया गया था। कहां? 2X में दिया गया था। सॉरी, अब देखो ऐसा, देखो अब इसका पढ़ लो पहले डेफिनेशन। वारंट मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास, अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से अभिप्रेत है। अब देखो वारंट मामले में कैसा मामला आता है? जो मृत्यु या आजीवन कारावास, मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय हो तो वारंट मामला कहलाता है। तो अब सीधी सी बात याद कर लो, 2 वर्ष से अधिक होगा तो वारंट कहलाएगा, और 2 वर्ष से कम होगा तो सम्मन कहलाएगा। क्योंकि सम्मन की परिभाषा में आपने पढ़ा था कि सम्मन मामला वह मामला होता है जो वारंट मामला नहीं है। तो 2 वर्ष से ऊपर के सभी अपराधों को वारंट मामला कहेंगे, 2 वर्ष से नीचे के सभी अपराधों को सम्मन मामले कहेंगे। ये दिमाग में आप बैठा लेना, ठीक है। और एक चीज छूट गया, ठीक है, तो वो मैं यहीं ऐड कर दे रहा हूं, ठीक है, मिस्टेक मेरे से भी हो जाती। इसका क्लाज सेक्शन 2 का क्लाज 2 छूट गया है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछता। जब क्या बताएगा? उन शब्दों और पदों को जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है। क्या है? परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो अब क्या होगा? किंतु आईटी एक्ट में, किसमें? आईटी एक्ट 2000 में, और किसमें? बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता 2023 में अगर परिभाषित हैं तो वही अर्थ होंगे जो इस अधिनियम और संहिता में उनका प्रयोग किया जाएगा। तो आईटी एक्ट 2000 में जो अगर उनकी परिभाषा दी गई तो उनको भी ग्रहण कर लिया जाएगा, और बीएनएस 2023 में जो परिभाषा दी गई है वो भी उनको यहां ग्रहण कर लिया जाएगा। तो ये कौन सा सेक्शन 2 का क्लास 2 बताता है कि अगर किसी भी पद का परिभाषित नहीं किया गया है और आईटी एक्ट 2000 में या बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 में अगर उनको परिभाषित किया गया तो उनके परिभाषा को एडॉप्ट ग्रहण कर लिया जाएगा। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मैं अगर कोई गलत हो या कोई त्रुटियां हो तो बता दिया करिए, तो मैं आगे से उसे मैं सुधार कर दूंगा जिससे आप लोगों को और समझ में आए। तो लेक्चर कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी आप लोगों को तो। थैंक यू सो मच।